Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay, so we started the limits of civil disobedience yesterday. We completed few paragraphs of it, and we have to continue with it. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to civil disobedience movement. अब कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडिया के अंदर वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर के कहीं पे तो सपोर्ट करते थे और कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनका ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो इतना अच्छा नहीं था कि वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हों इस चीज़ को। और उनके अपने खुद के पर्सनल रीजंस थे इसके लिए। इंडिया के अंदर जब ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है ये एक तरीके से डिक्लाइन हुआ था, जब ये चीज़ इन लोगों ने कॉल्ड ऑफ कर दी थी, तब काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स जो थे वो उनको ये फील होने लगा था कि कांग्रेस जो है वो उनके भले के लिए नहीं सोच रही है। जैसा कि हमने इस चैप्टर के उसमें आगे शुरुआत में भी पढ़ा था कि कैसे खिलाफत मूवमेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज को साथ में लेके आने के लिए ये चीज़ करी गई थी गांधी जी के द्वारा कि भाई हाँ इस तरीके से यूनिटी जो है यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी और साथ में सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और फिर उस चीज को उन्होंने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में जोड़ करके देखा था और फिर साथ में दोनों ही चीजों को आगे बढ़ाया था। लेकिन आगे जाकर के जब वायलेंस ज्यादा हुआ तो इस चीज को उन्होंने ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने से हुआ क्या, मुस्लिम्स जो थे जो खिलाफत मूवमेंट के बहाने से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में आ गए थे, उन लोगों को फील होने लगा कि ये कांग्रेस जो है ये हमारे भले के लिए सोच ही नहीं रही है, ये हमें बिल्कुल अलग थलग कर रही है, अलग कर रही है इस चीज से। तो तब इसके बाद में बहुत बड़ा एक कम्युनिटी का जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था वो उनको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी इस तरीके की चीज करने के बाद। जब कांग्रेस ने उनके साथ ऐसा किया तो वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद से ही उनको ये फील होने लगा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये बेसिकली हिंदूज के लिए ही है, ठीक है। और आगे जाकर के जब ये कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे कि हिंदू महासभा को ज्वाइन करती है, ओपनली उसको सपोर्ट करती है या उसको एसोसिएट करती है, उसके साथ में जोड़ के देखती है, तब ये इनका जो वो था पॉइंट कि भाई ये सिर्फ हिंदूज के लिए ही है और मुस्लिम्स के लिए नहीं है, वो इसके पक्ष में काम कर रही है, इनके पक्ष में काम नहीं कर रही है। तो और ज्यादा दिक्कतें होने लगी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. वही जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब उन्होंने डिक्लाइन किया तब मुस्लिम्स जो है उनको एलिनेटेड यानी कि उनको ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस हमारे लिए नहीं है और ये हमारे साथ में बिल्कुल अलग थलग व्यवहार कर रही है, बिल्कुल अलग कर दिया है, हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha। और फिर 1920s के मिड से ही कांग्रेस जो है उनको उन्होंने अपने आप को और जो ज्यादा हिंदू महासभा जैसे नेशनलिस्ट हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनसे एसोसिएट किया, उनसे अपने आप को जोड़ा। तो इस चीज का जो इनका डाउट था वो और क्लियर हो गया। As relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities। अब आपको जैसे कि पता ही है कि ये लोग डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे चल रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रखी थी, इंडिया को डिवाइड करके, और फिर उससे उनके बीच में दोनों ही कम्युनिटीज जो बेसिकली हिंदूज और मुस्लिम्स थे यहाँ के, उनके दोनों के ही बीच में क्लैशेस जो है क्रिएट करके और फिर अपना फायदा जो है वो निकालना चाह रहे थे। तो यहाँ पर इस समय में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम के बीच में दिक्कतें आ गई, दोनों कम्युनिटीज जो है उनके बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई। फिर दोनों ही कम्युनिटीज ने क्या शुरू करा, अपने अपने रिलीजियस प्रोसेशन शुरू करे और उसके साथ में उन्होंने बहुत ही उत्साह और जोश से जो है इंटेंसिटी से मिलिटेंट यूज करना शुरू करा, जिससे क्या होने लगा, वहां पर
हिंदू मुस्लिम्स कम्युनल क्लैशेस होने लगे। अब ये अपनी रिलीजियस प्रोसेशंस करते थे, तो वहां पर ब्रिटिशर्स जो है उनको दबाने की कोशिश करते थे। वो ये चाह रहे थे कि भाई ये किसी भी तरीके से अपना ये जो जुलूस निकाल रहे हैं या ये मार्च पास्ट कर रहे हैं उसको दबाया जाए। अब वो दबाने की कोशिश करते थे, तो वो मिलिट्री का यूज करते थे। उससे क्या होता था, जरा सी भी कहीं पे भी अगर कोई र्यूमर ही क्यों ना सही, र्यूमर ही अगर वहां पर इस चीज की उगा देती कि भाई मुस्लिम्स जो है उन्होंने जाकर के हमारे इस जुलूस के बारे में उनको खबर दी है ब्रिटिशर्स को, और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो आए और उन्होंने हम पर ये हमारे मिलिट्री का यूज करके हमें दबाने की कोशिश करी है। तो इस तरह की रूमर्स जो थी उससे ही इनके बीच में इतने ज्यादा क्लैशेस हो गए थे कि कई बार वो दंगों का रूप ले लेते थे। कई सारी सिटीज के अंदर रायट्स हुए इसी वजह से। और हर जो दंगा हुआ दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में, उससे उन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच की दूरी जो थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती गई। जहां बात यूनिटी की आ रही थी, जहां पे पहले महात्मा गांधी जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि दोनों ही कम्युनिटीज को साथ में लेकर के आया जाए और साथ में मिलकर के इस देश को आजाद कराया जाए, क्योंकि ये साथ में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आजादी नहीं मिलेगी। तो वही चीज जो है अब कहीं बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी कि ये साथ में कभी आ भी पाएंगे। As relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between the two communities. हर जो दंगा था उससे दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में डिस्टेंस और ज्यादा गहराता गया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am. No, ma'am. ओके। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीडर जो थे वो एफर्ट्स लगा रहे थे वापस से इस चीज को रीनेगोशिएट करने की, यानी कि बातचीत करके और किसी भी तरीके से इस सपोर्ट सिस्टम को वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। और उनको लग रहा था कि अब इनके ऊपर यूनिटी जो है वो एक तरीके से इम्पोज ही करनी पड़ेगी, फोर्स ही करनी पड़ेगी, थोपनी ही पड़ेगी। ठीक है, 1927 के समय में ये उनको ऐसा फील होने लगा कि अब यूनिटी तो कैसे ना कैसे करके इनको लानी ही पड़ेगी। अब जो डिफरेंसेस इनके बीच में आ रहे थे वो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि आगे जाके अगर कोई असेंबली इलेक्ट होती है, फ्यूचर में अगर इलेक्शंस होते हैं, तो वो किस तरीके से इलेक्ट होगी। मुस्लिम लीडर्स आएंगे या हिंदू लीडर्स आएंगे या दोनों ही आएंगे, या किस तरह से ये चीज जो है आगे जाकर के जब हमें कुछ आजादी मिल जाएगी तो वो कैसे आगे फंक्शन करेगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, और वो डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हमारे मुस्लिम्स के लिए तो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि उनके लिए अलग से इलेक्शन कराया जाए, उनकी कम्युनिटी के लिए अलग से इलेक्शन कराया जाए, जिसमें सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी के लोग जो है वो वोट करें, और फिर उनको पर्टिकुलर कुछ रिजर्वेशन मिले सीट्स का सेंट्रल असेंबली के अंदर। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये किस तरीके से होना चाहिए, उस प्रपोर्शन में होना चाहिए जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है, यानी जो इलाका है मुस्लिम्स का जहाँ पे ये मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, उस बेसिकली उस उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से प्रपोर्शन लिया जाए और फिर उनको सीट्स जो है वो दी जाए। और ये बेसिकली अधिकतर उस जमाने में कहाँ पे ज्यादा रहते थे मुस्लिम्स, बंगाल और पंजाब के अंदर। तो ये वो डिमांड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये नाम जो है आपको आगे जाकर भी सुनने को मिलेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने भी आगे काफी अलग अलग चीजों की डिमांड करी है और अलग अलग काम किए हैं। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग लीडर्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से ये सिस्टम वापस से सुधारा जाए, वापस से एस्टेब्लिश किया जाए दोस्ती का, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और यूनिटी जो है इनकी अपनी अपनी कम्युनिटी के ऊपर थोपी जाए, फोर्स की जाए। The important differences were over the question of representation in future assemblies that were to be elected. और जो सबसे important questions आ रहा था क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये आ रहा था कि भाई असेंबली, फ्यूचर असेंबली इलेक्शंस होंगे तो किस तरीके से लोग बाग इलेक्ट होंगे। Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to the population in the Muslim-dominated provinces Bengal and Punjab. मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीडर थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे, और वो ये आइडिया जो था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो वो पहले डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग से इलेक्शन करवा करके इलेक्शन होने के बाद में अलग से चीजें दो, तो
हुआ ये कि वो इस चीज को गिव अप करने के लिए भी रेडी थे, और गिव अप करने के लिए वो तभी रेडी थे जब उनको ये था कि आप अश्योर्ड कर दो, अश्योरेंस दो, बिल्कुल इंश्योर कर दो हमें कि आप हमें कुछ सेंट्रल असेंबली के अंदर रिजर्व्ड सीट्स दोगे, और ये रिजर्व्ड सीट्स जो हमें मिलेंगी ये प्रपोर्शन में मिलेगी जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस यानी कि चुनावी क्षेत्र है या इलाका है, वहां पे जितनी मुस्लिम लोग रहते हैं उस हिसाब से प्रपोर्शन के अंदर हमें ये चीज मिलेगी, रिजर्व्ड सीट्स। तब हम ये गिव अप कर देंगे, जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की हम डिमांड कर रहे हैं वो हम गिव अप करने के लिए रेडी हैं। ये चीज वो डिमांड कर रहे थे। और बेसिकली मुस्लिम्स जो है उस समय में ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे रहते थे? बंगाल और पंजाब के अंदर। Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all the parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. अब negotiations का जो समय चल रहा था, बातचीत जो चल रही थी इनकी कि भाई किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और क्या ये इनको उम्मीद करनी चाहिए इस तरीके की, इनको सारी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है 1928 के अंदर उनको ये चीज मिलेगी, मतलब मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, या ये उम्मीद भी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन का सवाल जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिसअपियर हो गया जब M.R. जयकार जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने पूरी तरीके से इस कॉम्प्रोमाइज को उन्होंने अपोज किया। वो ऑपोजिशन में गए इस चीज के कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, रिजर्व सीट्स वाली जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। 1928 के अंदर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उस समय में ये चीज यहाँ पर देखी गई थी। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। What about नो मैम। ओके। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो वहां पर एक एटमॉस्फेयर था सस्पिशन का, ठीक है, डिस्ट्रस्ट का दोनों कम्युनिटीज के बीच में। उनको ये नहीं लग रहा था कि ये चीज इतनी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उनको बहुत ज्यादा डाउट था। अब उनको मुस्लिम्स जो थे उनको पहले ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो एक हमें अलग थलग कर देती है इस चीज से। काफी ज्यादा अमाउंट में जो मुस्लिम सेक्शन था उनको यही फील हो रहा था कि ये एक जो पार्टी है ये हमारे सपोर्ट में नहीं है, और फिर उसी वजह से संघर्ष जो है यूनिटी को लेकर के वो भी काफी ज्यादा उनको लग रहा था कि नहीं ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, और वो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनको वो यूनिटी वाली जो फैक्टर था वो आ पा रहा था। कई सारे जो लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे, उनको ये फील हो रहा था कि ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कहाँ पे मुस्लिम जो है वो उनका स्टेटस क्या है, वो माइनॉरिटी में है इंडिया के अंदर, उस तरीके से उनको देखा जा रहा है कि क्या उनका स्टैंड रहेगा नहीं रहेगा, क्या उनके कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो माइनॉरिटी उसमें चली जाएगी उसी और ये बेसिकली इंडिया जो है ये हिंदू मेजोरिटी के साथ में आ जाएगा और ये डोमिनेट करेंगे। उस तरह की वो सारे पॉइंट जो है उनको उस समय में बहुत ही चिंता का विषय लग रहे थे, कंसर्न थे वो इस चीज को लेकर के। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities. Alienated from Congress, large sections of Muslims could not respond to the call for a united struggle. अब क्योंकि वो कांग्रेस से बिल्कुल उनको लग रहा था कांग्रेस हमारे सपोर्ट में नहीं है, इसलिए जब उनको बुलाया गया यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए, यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए कि सब साथ में मिलकर के संघर्ष करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं कर सके वो। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. कई सारे लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनको ये लगने लगा कि भाई हमारा जो स्टेटस है वो माइनॉरिटी में तो नहीं आ जाएगा इंडिया के अंदर, यानी हम माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर तो नहीं आ जाएंगे। They feared that the culture and identity of the minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. और उनको ये डर सताने लगा कि उनका कल्चर और उनकी आइडेंटिटी जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी और बेसिकली इंडिया जो है वो हिंदू मेजोरिटी नेशन बन के ही रह जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम।
ओके अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स यानी कि एक पर्टिकुलर इमेज अगर आपके सामने रखी गई है जिससे आप अपने आप को रिलेट कर सको और आपके मन में ये भावना आ सके कि भाई हाँ हम एक यूनाइटेड नेशन मतलब एक यूनाइटेड नेशन जो है उसके साथ में है एज इन कि एक ही हमारा नेशन है और हम सब यूनिटी में हैं और हम हमारी पर्टिकुलर हमारी जो आइडेंटिटी है उसको ये इमेज पोर्ट्रे कर रही है। वो वाली चीज जो हमने पढ़ी थी यूरोप के अंदर जो चीज चल रही थी कि वो एक इमेज से जोड़ करके अपने आप को देखते थे, वैसे ही इमेज हमारे इंडिया के अंदर भी जो है डेवलप की गई बाद में जाकर के, जिसको हम भारत माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक इमेज पोर्ट्रे करी थी, कैसे करी थी, किसने करी थी, वही सारी चीजें अब आपको आने वाले टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी। अब जैसे ये नेशनलिज्म की बात चल रही है यहाँ पर कि नेशनलिज्म जो है लोगों को बिलीव करवाना कि नहीं आप भी उसी नेशन का हिस्सा हैं, आप इस देश का ही हिस्सा हैं और आपको ये यूनिटी ही जो है वो जोड़ करके रखेगी और तभी आप इस चीज को आगे कर पाओगे सक्सेसफुली, आप स्वराज हासिल कर पाओगे, आपको आजादी मिल पाएगी। वो चीज लोगों के अंदर कैसे उन्होंने डेवलप करी, कैसे इवोक करी, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब अब धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। नेशनलिज्म spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together। देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर तब जुड़ती है, जब जागती है, जब उनको लगता है कि हाँ वो इस देश का हिस्सा है और उनको ये यूनिटी ही जो है वो जोड़े रखे हुए है, बांधे रखे हुए है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लेकिन यही जो नेशन है ये कैसे रियलिटी बनता है लोगों के दिमाग में। How did people belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging? अब ये अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग रीजन को बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग कैसे इस कलेक्टिव बिलोंगिंग्स यानी कि हम सब एक है, हमारा देश एक है, उस सेंस को, उस भावना को कैसे डेवलप करेंगे। This sense of collective belonging came partly थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ये तभी पॉसिबल है जब सब लोग मिलकर के साथ में संघर्ष करें, तभी उनके दिमाग में ये चीज आएगी कि नहीं हम लोग सब एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं और हम सब एक साथ काम करेंगे तभी ये चीज हो पाएगी, यानी कि स्ट्रगल एक साथ करेंगे तब वो चीज हो पाएगी। But there were also variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination। लेकिन उस समय में कई सारे वैरायटी के कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिसके साथ में ही नेशनलिज्म जो है लोगों के दिमाग में आ रहा था और लोगों की इमेजिनेशन में आ रहा था। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in making of the nationalism। अब क्या कैसे ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में आ रही थी उसके ये दिए, इतिहास हो गया, फिक्शन हो गया, फोकलोर यानी लोकगीत हो गए, सॉन्ग्स हो गए, पॉपुलर प्रिंट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सब साथ में मिलकर के एवोक कर पा रहे थे द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। भले ही वो अलग अलग कम्युनिटी के हों, कल्चर को बिलोंग करते हो, रीजन को बिलोंग करते हो, लेकिन ये सारी चीजें जब वहां पे गाने गाए जा रहे थे या गाने लिखे जा रहे थे, लोक कथाएं लिखी जा रही थी, लोक गीत लिखे जा रहे थे, इतिहास को वापस से रिपीट करके बताया जा रहा था, गाने और सिंबल्स बताए जा रहे थे, पॉपुलर प्रिंट्स जो है वो दिखाए जा रहे थे। प्रिंट मीडिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तब तक अखबार जो है वो छपने शुरू हो गए थे, तब उन लोगों ने भी कई सारे न्यूज हो गए, अपने खुद के इंडियन न्यूज़पेपर जो है वो उन्होंने शुरू कर दिए थे। तो वो सारी चीजें जो है लोगों पढ़ करके उनके अंदर एक भावना जगती थी, उनके अंदर वो एक जोश एंथुजियाज्म जो है वो जगता था और वो लोग इस चीज को समझ पाते थे कि भाई यूनिटी क्या है और हमें ये साथ में आकर के काम करना क्यों जरूरी है। दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. ओके साथ में हमने ये एक फोटोग्राफ रह गई थी हमारी फिगर 10 में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद एट सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 की ये पिक्चर है। इसमें तीनों जने हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये है मौलाना आजाद। देन देयर इज अनदर फोटोग्राफ, बाल गंगाधर तिलक एंड एन अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंट। ये सबसे शुरुआती प्रिंट है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का। यहाँ पर कई सारे यूनिटी के सिंबल्स जो हैं उनसे उनको दिखाया गया है इस प्रिंट के अंदर, आप देख सकते हैं। Notice how Tilak is surrounded by symbols of unity, the sacred institutions of different faiths, temple, church, masjid,
फ्रेम द सेंट्रल फिगर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग यूनिटी के जो सिंबल्स हैं वो दिखाए हुए हैं इनके प्रिंट के चारों तरफ। अब यहाँ पे आते हैं अपनी वो चीज जो हम पढ़ते हुए आए थे, हमने जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, कि एक नेशन की पहचान क्या है। ठीक है, कई सारे सिंबल्स जो है, फिगर्स हो गए, इमेजेस हो गए, वो क्रिएट करते हैं इस चीज को कि लोगों के अंदर एक अपने आप को वो आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि अब हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, तो उससे हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि हाँ, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट फ्लैग। ठीक है, एंड वी हैव टू डू प्रॉपर ड्यूटीज फॉर दैट। तो वो सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपके सामने कोई ऐसी चीज रखी जाएगी और आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी एक इमेज जो है आपको देखने को मिलेगी जिससे ये नेशन वाली जो फीलिंग है वो आ सके। 20th सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इंडिया की पहचान जो है वो देखी जा रही थी। वो अपने आप को जोड़ के देखते थे इंडियंस, भारत माता एक इमेज जो थी उनकी उससे। इमेज सबसे पहले क्रिएट की करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s के अंदर। उन्होंने ही वंदे मातरम लिखा, एक हाइम टू द मदरलैंड, यानी कि एक गीत जो अपनी मदरलैंड को समर्पित था। इसके बाद में उन्होंने इस गीत को नॉवल अपने आनंद मठ के अंदर भी जो है इंक्लूड करा और ये बहुत ज्यादा गाया जाता था जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल के अंदर। यही स्वदेशी मूवमेंट जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने पेंट की अपनी फेमस इमेज भारत माता, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 12 के अंदर भारत माता अबिंद्रनाथ टैगोर है 1905 के अंदर। रविंद्र नहीं है, अबिंद्रनाथ है, नाम याद रखिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इसमें मदर फिगर दिखाया गया है। Notice that the mother figure here is shown as the dispensing learning, food and clothing. The mala is in one hand, emphasis her aesthetic quality. Rabindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. अब ये बेसिकली यहाँ पर क्या चीज दिखाई गई है कि कई सारे इमेजेस जो हैं उस समय में ये शुरू हुई थी जहां पर लोग बाग अपने आप को जोड़ के देखते थे। अब इसमें क्या था, अब ये जो एस्थेटिक फिगर था इसमें ये दिखाया जाता है, ये क्वालिटीज अपनी साथ में इन्होंने दिखाई हैं कि ये एक ऐसा मदरली फिगर है जो लर्निंग, फूड और क्लोथिंग हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके अलग अलग आप देख सकते हो हाथों में ये चीजें, एक हाथ में माला भी है जो ये क्वालिटी दिखा रहे हैं कि हाँ ये सेल्फ डिसिप्लिन है और धार्मिक है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अविंद्रनाथ टैगोर की तरह ही रवि वर्मा ने भी इनसे पहले ट्राई करा था इस तरह की स्टाइल की पेंटिंग जो खुद से इंडियंस जो है अपने आप को ट्रूली उससे रिलेट कर पाए। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज कॉन्शर अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक। हम आपकी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और गो थ्रू द चैप्टर। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Ma'am, thank